Assalamualaikum students. My name is Tehneem Shirazi and I am subject specialist in physics in Divisional Public School and College, Sahiwal. Students, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 जो कि फिजिकल ऑप्टिक्स है, इसके 2 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, which is Newton's ring and Michelson interferometer. इन आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले प्रीवियसली इस चैप्टर के अंदर हमने लाइट की वेव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया टू प्रूव हाउ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन अकर इन लाइट वेव्स। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंटरफेरेंस? Superposition of two waves having same frequency traveling in same direction. This phenomena is known as interference. Interference दो तरह की होती है. One is constructive interference and the other is destructive interference. When two waves of same frequency superpose in such a way that they reinforce each other effect, then constructive interference. And when two waves of same frequency superpose in such a way that they cancel each other effect, then we got a destructive interference. In constructive interference we got a bright fringe, and in destructive interference we got a dark fringe. बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं. नाउ वी मूव टूवर्ड आवर फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज न्यूटन्स रिंग. सर आइजैक न्यूटन ने 1717 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्क्राइब किया. नाउ द क्वेश्चन इज, why this is called Newton's ring? We see consecutive bright and dark rings under microscope. न्यूटन ने ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस एक एयर फिल्म जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान थी उसकी वजह से ऑब्टेन की थी. And now the question is, what is the air film? एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसकी थिकनेस को आप वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपेयर किया जा सकें. दिस इज नोन एज एन एयर फिल्म. एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. The experiment to produce Newton's rings consists of a monochromatic source of light. S is the monochromatic source of light. A monochromatic source of light is a source of light which consists of a single wavelength. A double convex lens. यहाँ पे एक लेंस L यूज किया गया है whose focal length is very large. A glass sheet G. इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास शीट which is placed at the angle of 45 so that the rays which is coming from the double convex lens bend toward plano glass sheet. A plano convex lens. This is a plano convex lens. Plano convex lens एक ऐसा लेंस होता है जिसकी एक साइड प्लेन और एक साइड कन्वेक्स होती है. A glass plate which is placed under the plano convex lens and a microscope. माइक्रोस्कोप पे आप जो रिंग्स बनेंगी न्यूटन्स की उसको देख सकेंगे और यहाँ पे इसको M से रिप्रेजेंट किया गया.
We place a monochromatic source at the principal axis of this convex lens. The rays, after passing through that convex lens, it becomes parallel. एक ग्लास प्लेट को विच इज G, इसको प्लेस्ड किया गया है 45 के एंगल पे, ताकि जो रेज इस कन्वेक्स लेंस से आती हैं इट बेंड टुवर्ड द प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और उसके नीचे एक ग्लास प्लेट पड़ी हुई है। ये ग्लास प्लेट उसी मटेरियल की बनाई हुई है जिस मटेरियल की ये ग्लास प्लेट G बनाई गई है। हम न्यूटन रिंग में जो इंटरफेरेंस देख रहे हैं, इट इज ड्यू टू द थिन फिल्म दैट इज प्रेजेंट बिटवीन अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट। ये थिन फिल्म एक एयर है जो इनक्लोज है बिटवीन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ग्लास प्लेट। थिन फिल्म की अपर और लोअर सरफेस से वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होंगी और माइक्रोस्कोप पे हमारे पास इंटरफेरेंस शो होगा। या ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या ये इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी। Now we discuss the formation of thin air film in detail. एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आपने प्लेस किया है एक ग्लास प्लेट के ऊपर इन सच अ वे दैट दिस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की एक साइड जो है वो टच कर रही है इस ग्लास प्लेट को। एक एयर फिल्म डेवलप हो रही है बिटवीन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड अ ग्लास प्लेट। इस एयर फिल्म की थिकनेस वेरी कर रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टूवर्ड द आउटर साइड। सेंटर पॉइंट के ऊपर विच इज द O पॉइंट, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट इन कॉन्टैक्ट है। इस पॉइंट पे थिकनेस ऑफ फिल्म कांस्टेंट है। सेंटर से अवे जाएंगे, ये थिकनेस ऑफ फिल्म जो है वो वेरी करती जाएगी और ये फिल्म ही रीजन बनेगी कॉन्सेंट्रिक ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की। हाउ इंटरफेरेंस पैटर्न्स इज ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। लाइट जो है वो इंसिडेंट करती है फ्रॉम द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट टू द डबल कॉन्वेक्स लेंस। हमने एक सोर्स को एक डबल कन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेस किया है। ये हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ लैम्डा। इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज एमिट होंगी वो जब इस लेंस में से पास करेंगी तो इट बिकम्स पैरेलल। These parallel beam after touching this glass plate bend toward the plano convex lens. ये rays टच करेंगी at the upper surface of plano convex lens और उसका एक पार्ट partially reflect होगा toward the glass plate और एक पार्ट partially reflect होगा toward the air film। ये एयर फिल्म जो कि एग्जिस्ट करती है बिटवीन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान। ये बीम ऑफ लाइट उस एयर जो कि प्रेजेंट है बिटवीन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान उस तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर दो रिफ्लेक्शंस होंगी, एक फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ दिस air which act as a thin film and the lower surface of thin film। ये दो रिफ्लेक्शंस मिलके हमारे पास इंटरफेरेंस फिनोमेना को शो करेंगी। We can describe interference in such a way the ray refracted in the air film is also reflected partially at the lower surface of air film। The two reflected rays, one from the upper
and the other from the lower side of the film are coherent and interference constructively and destructively, जो कि आपको ऑब्जर्व होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। और हम ये भी जानते हैं ये जो हमारे पास एयर फिल्म प्लेस की गई है इसकी विड्थ वेरी करती है फ्रॉम सेंटर पॉइंट टूवर्ड द एंड साइड। स्टूडेंट्स, अगर हम सेंटर स्पॉट की बात करें तो इस पॉइंट के ऊपर थिकनेस ऑफ फिल्म जो है वो कांस्टेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर इस पॉइंट पे जस्ट रिफ्लेक्शन होनी है, रिफ्रैक्शन नहीं होनी। इसलिए एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 इंक्रीज होगा इस सेंटर स्पॉट। सो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 इंक्रीज होगा इस पॉइंट के ऊपर जहां पर थिकनेस जो है कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही बीम जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए इस रिफ्लेक्टेड बीम को एक एडिशनल पाथ डिफरेंस मिल जाएगा λ/2 का। सो सेंटर में जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड इंटीग्रल आ जाता है वेवलेंथ का, विच इज λ/2। जब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल की कंडीशन आती है, इट मीन्स ऑड इंटीग्रल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, उसकी वजह से हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आती है और इसलिए ही सेंटर पे हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और इस रिंग का सेंटर स्पॉट जो है वो हमारे पास डार्क आता है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स न्यूटन रिंग है और ये हम ऑब्जर्व करते हैं ड्यू टू द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। We can also write it as the point of contact between the plano-convex lens and the glass plate is dark. This is due to the phase change. The thickness of the film at that point is almost zero. The ray reflected at the top of air gap at the convex lens of the plano-convex lens does not suffer any change in phase because it is reflected from the boundary of real medium, and the other ray which is reflected at the lower medium. एक और important point, जब भी कोई ray of light reflect करती है from the denser medium toward the rear medium, there is no change in phase. When a ray of light travels from a rear medium toward the denser medium, there is a phase change of 180. As a result, we got a dark spot. ये न्यूटन रिंग है जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं लेबोरेटरी में और ये थिन फिल्म में इंटरफेरेंस की प्रोडक्शन। आज का दूसरा आर्टिकल जिसको हमने आज स्टडी करना है, दैट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। एल्बर्ट ए माइकलसन ने 1881 में एक डिवाइस बनाई जिसके जरिए से उसने डिस्टेंस को प्रिसाइजली मेजर किया। इस डिवाइस का वर्किंग प्रिंसिपल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। Its working principle based on interference of light waves. इसमें एक सिंगल बीम स्प्लिट अप होती है दो पार्ट्स में, फिर रिकम्बाइन होती है और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न शो करती है। सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है and this source is a monochromatic source. We have two glass plates G1 and G2.
जो कि सेम मटेरियल की बनाई गई है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ग्लास प्लेट G1 है ये हाफ पॉलिश्ड है। इस डायग्राम में हमारे पास दो मिरर्स शो किए गए हैं, एक M1 है और एक M2 है। M2 is a fixed mirror and M1 is a movable mirror. Construction of Michelson interferometer. माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सबसे पहले हमारे पास एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स दिखाई गई है। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट वो सोर्स ऑफ लाइट है जो कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेवलेंथ हो। एक पार्शियली सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1 को आपने प्लेस्ड किया है 45 के एंगल पे in front of this source. Now the question is this कि क्या ये ग्लास प्लेट सिर्फ 45 के एंगल पे ही प्लेस की जा सकती है या इसको हम 90 के एंगल पे या 180 के एंगल पे भी प्लेस कर सकते हैं। अगर इस प्लेट को आप 90 या 180 की एंगल पे प्लेस्ड करेंगे तो इस ग्लास प्लेट से एक तरह का फिनोमेना अकर करेगा। इस ग्लास प्लेट से जब लाइट पास करती है तो लाइट पार्शली ट्रांसमिट करती है और पार्शली रिफ्लेक्ट करती है। When this glass plate is placed at an angle of 45, बट अगर इसको हम 90 या 180 की एंगल पे रखेंगे तो या इसमें ट्रांसमिशन होगी या इसमें रिफ्लेक्शन होगी। मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट जब ग्लास G1 पे फॉल करेगी तो उसका एक पार्ट मूव करेगा टुवर्ड द मिरर M1 और इसको हम बीम नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट जो कि ट्रांसमिट करेगी फ्रॉम द ग्लास प्लेट, इट इज मूव टुवर्ड द फिक्स्ड मिरर M2 और इस बीम को हम बीम नंबर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे in the path of beam 2 we have another plate that is G2 और हमने पहले भी मेंशन किया था कि ये ग्लास प्लेट सेम उसी मटेरियल की है जिस मटेरियल की ग्लास प्लेट G1 है। ये ग्लास प्लेट G2 यूज होती है इस जगह पे एज अ कॉम्पेंसेटर। इस ग्लास प्लेट को हम एज अ कॉम्पेंसेटिंग प्लेट भी कह सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस प्लेट G2 इज नोन एज कॉम्पेंसेटिंग प्लेट। रे ऑफ लाइट जो कि ट्रेवल करती है टुवर्ड द मिरर M2 and this beam of light or ray of light is known as beam number 2। ये beam number 2 एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कवर करती है एज कंपेयर टू beam number 1। G2 उसी एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ को कॉम्पनसेट करती है। कॉम्पनसेटिंग प्लेट बीम 1 और बीम 2 की ऑप्टिकल पाथ लेंथ को बैलेंस करती है in case when L1 and L2 are equal। L1 क्या है? Distance between the glass plate and mirror M1 and L2 हमारे पास यहाँ क्या गिवन दिया हुआ है? Distance between the glass plate G and mirror M2। इस apparatus में हमारे पास दो मिरर्स मेंशन है, मिरर M1 और मिरर M2। M1 मिरर हमारे पास एक मूवेबल मिरर है और M2 हमारे पास एक फिक्स्ड मिरर है। जो बीम मूव की थी टुवर्ड द मिरर M1 यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड द ग्लास प्लेट G1 और वो बीम
जो कि बीम नंबर 2 मेंशन हुई है इस एक्सपेरिमेंट में, it moves toward the mirror M2 but it reflects back from mirror M2 toward the glass plate G1. For constructive interference, initially L1 और L2 इक्वल थे और इनका पाथ डिफरेंस जो था वो 0 था, and we know that mirror M1 is a movable mirror and mirror M2 is a fixed mirror. Initially जब पाथ डिफरेंस 0 था, we say that ये 0 पॉइंट पे थी, हमने इस मिरर को L डिस्टेंस तक मूव कराया। जब हम मिरर M1 को मूव कराते हैं उस टाइम पे, जब हम मिरर M1 को मूव कराते हैं तो हर मूवमेंट में ये मिरर λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ट्रेवल करता है। इनिशियली L1 और L2 इक्वल थे, बट जब हमने मिरर M1 को मूव कराया, इन दैट केस L1 और L2 इक्वल नहीं रहे। M1 ने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ट्रेवल किया λ/2 का, and we say that if the mirror M1 is moved backward through a distance λ/2, the ray 1 will travel this distance twice, once on the onward journey towards mirror M1 and second on the backward journey from the mirror M1 toward the glass plate G. तो टोटल पाथ डिफरेंस जो उसने कवर्ड किया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, λ/2 जाने का डिस्टेंस टूवर्ड द मिरर M1 एंड λ/2 आने का डिस्टेंस टूवर्ड द ग्लास प्लेट G2. टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन का हो तो वी गॉट अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी वो मिरर M1 को मूव कराता है बाय अ पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2, वो एक्चुअली एक ब्राइट फ्रिंज को रिप्लेस करता है बाय द सेकंड ब्राइट फ्रिंज। सो एक ब्राइट फ्रिंज से दूसरी ब्राइट फ्रिंज के दरमियान जो वेवलेंथ का डिफरेंस आता है, इट इज इक्वल टू λ/2। For destructive interference, if mirror M1 is moved through a distance of λ/4, then the path difference changes by λ/4 plus λ/4, it is equal to λ/2। और जब हमारे पास हाफ इंटेग्रल का वेवलेंथ में वेरिएशन आती है तो वी गॉट अ डार्क फ्रिंज। Conclusion. We conclude that if we have a bright fringe in the beginning, the next bright fringe will appear by moving mirror M1 to a distance of λ/2 every time. हमने ये बात की थी कि दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 का है, कि अगर हम अपने मिरर को हर बार λ/2 से रिप्लेस करेंगे तो एक ब्राइट फ्रिंज जो है वो दूसरी ब्राइट फ्रिंज को रिप्लेस करेगी। तो अगर आपने कैलकुलेट करना हो कि कितना आपका मिरर M1 डिस्प्लेस हुआ है, आप नंबर ऑफ फ्रिंजेस को कैलकुलेट कर लेंगे। इट मीन्स दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मिरर M1 for first bright fringe is equal to λ/2. For the second bright fringe, distance traveled by mirror M1 for second bright fringe is equal to 2 λ/2. वो डिस्टेंस जो मिरर लेगा जब हमें थर्ड ब्राइट फ्रिंज चाहिए होगी, एट दैट केस distance traveled by mirror M1 for third bright fringe is equal to 3 λ/2. इसी तरह फोर्थ ब्राइट फ्रिंज,
fifth bright fringe, and so on. So in that case, distance traveled by mirror M1 for mth bright fringe is equal to L is equal to m lambda by 2. तो अगर आपने लैम्डा कैलकुलेट करना होगा, then lambda is equal to 2L over m. आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लैम्डा वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. कंक्लूजन. हमने L कैलकुलेट किया विच इज इक्वल टू m लैम्डा बाय 2. अगर आपने लैम्डा कैलकुलेट करना होगा तो वो 2L बाय m के बराबर होगा. This equation shows that by counting the number of fringes m and by measuring the distance L through which the mirror is moved, the wavelength of light can be measured. जो मिरर हमारे पास मूवेबल मिरर था दैट इज M1, आपने M1 को कितनी दफा मूव कराया है उसको कैलकुलेट कर लें और उसका ऑर्डर कैलकुलेट कर लें. इन दोनों को पुट करके आप वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस. माइकलसन ने स्टैंडर्ड मीटर की लेंथ को कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ रेड कैडमियम लाइट. माइकलसन ने ये कैलकुलेट किया कि अगर वो रेड कैडमियम की 1553.163.5 ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड कैडमियम लाइट यूज करे तो वो बराबर है 1 मीटर के. इस तरह हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिसाइसली with the help of Michelson interferometer. Uses of Michelson interferometer में we can use Michelson interferometer for the determination of wavelength of light. जो इंसिडेंट वेवलेंथ है लैम्डा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम Michelson interferometer के प्रैक्टिकल को यूज कर सकते हैं. You can calculate the value of L and M, and in this way you can calculate the value of lambda. We can also use Michelson interferometer for the resolution of spectral lines. हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम मिरर M1 को मूव कराते हैं तो एक ब्राइट फ्रिंज दूसरे ब्राइट फ्रिंज को रिप्लेस करती है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज टू द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज इज लैम्डा बाय 2. दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंज के दरमियान एक डार्क फ्रिंज आएगी. ब्राइट फ्रिंजेस तो हम यूज कर रहे हैं, डार्क फ्रिंजेस हम कैलकुलेट नहीं कर रहे. डार्क फ्रिंजेस अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगी. डार्क फ्रिंजेस का जो इफेक्ट है ब्लू लाइट के यूज करने से कितना कम हो सकता है. एक ब्राइट फ्रिंज से एक डार्क फ्रिंज के दरमियान जो वेवलेंथ का डिफरेंस आता है इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4. इफ यू यूज ब्लू लाइट देन लैम्डा इज इक्वल टू 400. आप 400 को डिवाइड बाय 4 करें, यू गॉट 100 नैनोमीटर. डार्क फ्रिंज की वजह से जो एक्स्ट्रा डिफरेंस आ रहा है इट इज जस्ट इक्वल टू 100 नैनोमीटर. इट्स मीन कि हम 100 नैनोमीटर की प्रिसीजन से किसी भी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 100 नैनोमीटर का आएगा. That's why we can say that Michelson used this experiment to calculate the distance precisely. अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को वेरीफाई करने के लिए
एक छोटी सी असाइनमेंट को देखते हैं। Our first MCQ is, in Newton's ring, the center spot due to reflection of light is A. dark, B. bright, C. green and D. blue. सेंट्रल पॉइंट पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इन कांटेक्ट था ग्लास प्लेट के साथ। उस पॉइंट पे लाइट ट्रांसमिट नहीं हुई थी, जस्ट रिफ्लेक्शन हुई थी। नाउ वी मूव टुवर्ड आवर सेकेंड MCQ। A ray of light traveling from rare medium to denser medium suffers a phase change of A option 45, B option 90, C option 60 and D option 180। जब भी एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, तो उसमें एक फेज शिफ्ट आता है। और जब लाइट ट्रेवल करती है डेंसर से रेयर में, तो देयर इज नो फेज चेंज। My third MCQ is, in Newton's ring, if there is a transmission of light, then center spot due to transmission will be A option dark, B option bright, C option red, D option yellow। सेंटर स्पॉट डार्क था बिकॉज सेंटर में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट इन कांटेक्ट थी। उस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुई थी, ट्रांसमिशन नहीं हुई थी। अगर ट्रांसमिशन होती है, इन दैट केस हमारे पास फ्रिंज में क्या चेंज आएगा, आपको वो बताना है। Our fourth MCQ is, Michelson devised Michelson interferometer instrument in A option 1681, B option 1781, C option 1881 and D option 1981। I hope you can easily mark the correct option. Our fifth MCQ is, Michelson interferometer experiment can be used to find A option velocity of light, B option wavelength of light, C option velocity of sound and D option wavelength of sound। That's all about today's lecture. Thank you.